हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम इसमें कवर करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, है ना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके EORO एग्ज़ाम में आएंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, RS गुरुजी पर, जो ये वाला लिंक है TME/RS गुरुजी, यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप YouTube पर हैं तो इसको भी आप YouTube चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्चुअल में जो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, तो ये यहाँ पर जो है कुल धाराएं इसके अंतर्गत हैं 22 धाराएं, है ना। और ये जो नियम बनाए जाते हैं ना, तो जैसे मान लो एक्ट होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा डिफाइन नहीं होती हैं। तो कुछ चीज़ें जब जैसे ज़्यादा डिफाइन नहीं होती तो उसको डिफाइन करने के लिए ये एक्ट के बाद में नियम लाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उसके बारे में बताया जा सके कि जैसे नगर पालिका का जो कार्य संचालन होता है किस तरह से होता है, वो इस नियम के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो एक्ट के बाद में नियम लाकर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 22 धाराएँ इस नियम के अंतर्गत हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसको हमको अच्छे से ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं धारा 1। तो धारा 1 जो धारा 1 है, फर्स्ट जो धारा है, उसमें बताया गया संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, है ना। तो यहाँ पे जो संक्षिप्त नाम है तो वो क्या है, तो संक्षिप्त नाम इसका है राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कार्य संचालन नियम 2009 है, 2011 है, 2013 है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका संक्षिप्त नाम ये है। और इसका प्रारंभ कब होगा, जब राजपत्र में प्रकाशन की जो तारीख होगी उस दिन से ये प्रवर्त हो जाएगा, उस दिन से ये लागू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 2 परिभाषाओं की। तो परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा आ जाती है अधिनियम की। और अधिनियम, यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड अधिनियम इस एक्ट में, इस नियम में अगर कहीं पे भी अधिनियम लिखा हुआ आता है तो उसको अपन क्या समझेंगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी बैठक आता है, बैठक लिखा हुआ आ जाता है इस नियम में, तो इसको समझेंगे जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी धारा 51 है, वो यहाँ पर बैठक से संबंधित होगी। तो 51 क्या बोलती है, 51 क्या बोलती है, नगर पालिका की बैठकों के बारे में जो उपबंध, ये धारा 51 का टाइटल है। तो जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की जो ये 51 जो धारा है, बैठकों के बारे में उपबंध जो किए गए हैं, वही बैठक जो इसके अंतर्गत जो बैठक के बारे में बताया गया है, वही बैठक यहाँ पर परिभाषा ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्ताव। तो प्रस्ताव क्या होगा, जो भी सदस्य होगा नगर पालिका का, तो नगर पालिका के सदस्य के द्वारा लाया गया कोई भी प्रस्ताव या कोई संकल्प या कोई संशोधन। तो प्रस्ताव भी हो सकता है, संकल्प भी हो सकता है, संशोधन भी होता है, वो ही सब तीनों चीज़ें प्रस्ताव में काउंट होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं नगर पालिका की। तो नगर पालिका में क्या क्या चीज़ें आएंगी, अगर कहीं पर भी आपको नगर पालिका दिख जाता है तो उसमें नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड, नगर निगम, तीनों ही यहाँ पर काउंट यहाँ पर होंगे। मतलब नगर पालिका अगर कहीं पर लिखा आ जाता है तो वो नगर परिषद भी उसका मतलब है, नगर पालिका बोर्ड भी है, नगर निगम, तीनों ही यहाँ पर काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीठासीन अधिकारी। अगर कहीं पर भी लिखा आता है तो उसका मतलब क्या है, अध्यक्ष। जो अध्यक्ष होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है उस पर्टिकुलर बैठक का या कहीं का भी। तो पीठासीन अधिकारी से मतलब होगा अध्यक्ष। और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है ना, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसमें क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा, वो क्या होगा, पीठासीन अधिकारी होगा। और अगर अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो फिर दोनों के अनुपस्थिति में कोई सदस्य जो होगा वो क्या होगा, पीठासीन अधिकारी होगा। और इसको क्या बोला जाएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया परिभाषाओं में अधिनियम, बैठक, प्रस्ताव, नगर पालिका, पीठासीन अधिकारी, तीनों चारों चीज़ें बहुत सिंपल हैं, वो आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 3 की, नगर पालिका की बैठकें। ये यहाँ पर धारा 3 में बताया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 60 दिन के भीतर एक बैठक होना जरूरी है। 60 दिन के मतलब 2 महीने के अंदर एक बैठक, साधारण बैठक होना जरूरी है। और कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 सामान्य साधारण बैठकें होना आवश्यक है। तो हर 2 महीने में एक हो जाएगी और 12 महीने में कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो हर 60 दिन के भीतर एक, और कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 साधारण बैठक यहाँ पर होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है
कि ये तो यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन इसके अलावा प्रावधान किए गए हैं कि कोई विशेष बैठक अगर बुलानी है, कोई मामला ऐसा है वहाँ पर विशेष बैठक की आवश्यकता है, तो वहाँ पर अध्यक्ष है वो क्या बुला सकते हैं, विशेष बैठक बुला सकते हैं। ये कब बुलाएंगे, जब 1/3 1/3 जो सदस्य हैं वहाँ पर जो सदन में उपस्थित हैं, या कुल सदस्य संख्या का जो 1/3 सदस्य हैं, अगर वो संकल्प पारित कर देते हैं तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर उसको विशेष बैठक बुलाना आवश्यक हो जाएगा अध्यक्ष को। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा, 1/3 सदस्य यहाँ पे संकल्प पारित करना जरूरी है, और 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर बुलाना जरूरी होगा। तो 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है विशेष बैठक। यदि अध्यक्ष ने युक्त समय में बैठक नहीं बुलाई तो जो कार्यपालक अधिकारी है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, वो 10 दिन में ये बैठक बुला सकता है। तो अगर जैसे विशेष बैठक है और कोई मामला ऐसा है जहाँ पर विशेष बैठक होना जरूरी है और अध्यक्ष ने उसको नहीं बुलाया है, तो अध्यक्ष के तो प्रावधान अभी तक कर ही दिए हैं। अगर उसने नहीं बुलाया तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी 10 दिन के अंदर अंदर बुला सकता है। बैठक कहाँ होगी, नगर पालिका कार्यालय में होगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा, है ना। बैठक जनता के लिए खुली है, जनता वहाँ पर आ सकती है, लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी चाहता है कि जनता को बैठक में नहीं भाग लेना चाहिए, या कोई ऐसा मुद्दा है कि वो जनता को वहाँ पर बैठना नहीं चाहिए, तो पीठासीन अधिकारी उसको भाग लेने से रोक सकता है, जनता को रोक सकता है कि जनता बैठक में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, तो ये किसकी पावर है, पीठासीन अधिकारी की पावर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैठक की सूचना। तो बैठक की सूचना के बारे में धारा 4 में बताया गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो साधारण बैठक है, जो स्थान है, कहाँ पर वो बैठक होने वाली है, कौन सी तारीख को होने वाली है, कौन से समय पे होने वाली है, इसमें कार्य की सूची क्या रहेगी, क्या क्या यहाँ पर कार्य होने वाले हैं इस बैठक में, ये सारी जो है ना बैठक से पहले 6 दिन पहले ये सारी सूचना देनी होगी। ठीक है, कितने दिन पहले, 6 दिन पहले देनी होगी। और यहाँ पर कम अवधि में भी अध्यक्ष बैठक बुला सकता है। अध्यक्ष चाहे तो, जैसे मैंने भी आपको प्रावधान बताया कि विशेष बैठक वाला, तो अगर अध्यक्ष चाह रहा है कि यार कम अवधि में यहाँ पर बैठक बुलानी तो बुला सकता है, लेकिन इसके लिए 48 घंटे पहले यहाँ पर क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष बैठक बुला सकता है लेकिन 48 घंटे पहले सूचना देना आवश्यक होगा। अत्यावश्यक मामलों में भी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। नगर पालिका अधिकारी जो है वो अत्यावश्यक मामलों में विशेष बैठक बुला सकता है, लेकिन इसकी भी सूचना 48 घंटे पहले देना जरूरी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अत्यावश्यक मामलों में विशेष बैठक नगर पालिका अधिकारी बुलाएगा 48 घंटे पहले। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूचना के अगर बारे में बात की जाए तो नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो यहाँ पर जो सूचना देगा वो हस्ताक्षरित रहेगी, उसके हस्ताक्षर होंगे उस सूचना पर। जो वो कौन करेगा, नगर पालिका अधिकारी करेगा, उसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है वो इस सूचना पर हस्ताक्षर करेगा। सूचना प्रत्येक सदस्य को उसके निवास पर भेजी जाएगी, कारोबार के स्थान पर भेजी जाएगी, या डाक द्वारा भेजी जाएगी, या पर्सनल भेजी जाएगी, अन्य रीति से भेजी जाएगी, है ना। तो वो जो भी सदस्य है उसके निवास स्थान पर या कारोबार, ताकि उसको सूचना मिल जाए, इस वजह से वो सूचना भेजी जाएगी। तो अगर यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आई कि सूचना पर किसके साइन होंगे, नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा यहाँ पर साइन होंगे। धारा 5 की अगर अपन बात करें तो धारा 5 बोलती है कि बैठक की कार्य सूची। तो बैठक की जो कार्य सूची है वो कौन तैयार करेगा, तो यहाँ पर कौन तैयार करता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस बैठक की कार्य सूची तैयार करेगा कि यहाँ पर क्या क्या काम होने वाले हैं। सारे जो काम हैं वो सारे यहाँ पर डिफाइन करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अन्य विषय भी यहाँ पर शामिल कर सकता है, वो चाहे तो वो जो भी विषय चाह रहा है वो वहाँ पर शामिल कर सकता है। नेक्स्ट है मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो सदस्यों के संकल्प को अध्यक्ष की अनुमति पर भी शामिल कर सकते हैं। तो अगर कोई सदस्य ने कोई संकल्प पारित किया है सदस्यों ने, तो यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन किसकी अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से यहाँ पर शामिल कर सकते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी। धारा 6 की अगर बात करें तो ये प्रश्न से संबंधित है। इस नियम में धारा 6 प्रश्न से संबंधित है कि कोई भी जो सदस्य है वो नगर पालिका के प्रशासन संबंधी मामलों में अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। तो कोई भी सदस्य जो है नगर पालिका का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे प्रश्न पूछ सकता है। अब यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उनसे अगर प्रश्न पूछ लिया तो 15 दिन के अंदर यहाँ पर उसको लिखित उत्तर देना होगा, 15 दिन के अंदर। अगर वो विफल रहता है, 15 दिन के अंदर नहीं देता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो साधारण बैठक में उसको मौखिक उत्तर देना होगा। जब भी वहाँ पर साधारण बैठक होगी तो वहाँ पर उसको मौखिक उत्तर देना
होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। तो 2-3 चीज़ें निकल के आई यहाँ पर कि धारा 6 प्रश्न से संबंधित है, और कोई भी सदस्य नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित मामले में अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो किससे पूछेगा? अध्यक्ष से पूछेगा। 15 दिवस में लिखित उत्तर देगा। अगर वो विफल हो जाता है तो साधारण बैठक में मौखिक उत्तर यहाँ पर देगा। धारा 7 की अगर अपन बात करें तो धारा 7 में बैठक की गणपूर्ति से रिलेटेड पूछा गया है कि कितनी गणपूर्ति होना जरूरी है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/3 यहाँ पर गणपूर्ति होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 8 की, गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन। तो अगर कोई गणपूर्ति वहाँ पर हो नहीं पाती है, सदस्य जो निश्चित संख्या है अगर वो 1/3 सदस्य वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं तो बैठक का स्थगन हो जाएगा। उसके बारे में क्या प्रावधान है कि नियत समय के पश्चात 1 घंटे में गणपूर्ति होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर टाइम दे भाई 11 बजे यहाँ पर बैठक होने वाली है तो 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर गणपूर्ति हो जाना जरूरी है। 1/3 सदस्य वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए, अन्यथा बैठक क्या होगा? स्थगित हो जाएगी। तो जैसे 11 बजे मान लो बैठक का टाइम दे दिया तो 12 बजे तक 1/3 सदस्य कम से कम वहाँ पहुँच जाने चाहिए बैठक में, अन्यथा वो बैठक को क्या हो जाएगा? स्थगन करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि उपस्थित सदस्य जो हैं बहुमत से 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं। अगर जो वहाँ पर उपस्थित सदस्य वो कहते हैं कि यार बैठक तो होना जरूरी है लेकिन 1/3 सदस्य अभी आए नहीं है और यहाँ 11 बजे होनी थी शुरू, 12 बजे अब तक अपन ने वेट कर लिया, लेकिन अगर वो बहुमत से कह देते हैं कि यार इसको बहुमत दे देते हैं कि भाई और 1 घंटा बढ़ाना चाहिए, तो वो 1 बजे तक वहाँ पर इंतजार करेंगे। ठीक है, और अगर वो वहाँ पर गणपूर्ति होती नहीं है तो फिर वहाँ पर स्थगन हो जाएगा और फिर जो अध्यक्ष साहब हैं वो अगली तारीख और समय वहाँ पर घोषित करेंगे। तो आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विनिश्चय मतलब डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है कि जो अगर कोई बैठक में कोई भी निर्णय होगा तो किस तरह से होगा, कोई भी डिसीजन होगा तो किस तरह से होगा। तो जो समस्त संकल्प जो हैं वहाँ पर जो भी कोई प्रस्ताव है, कोई भी संकल्प है, कोई भी जो भी कोई विचार वहाँ पे रखा जा रहा है तो उस पर जो डिसीजन होगा ना वो कौन करेगा? बैठक में उपस्थित और मत देने का जो अधिकार रखने वाले जो सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा ये होगा। ठीक है, जो बहुमत होगा ना उसके आधार पर होगा कि बैठक में जो जिसका ज़्यादा बहुमत रहेगा, पॉजिटिव प्रो और कॉन्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जो सदस्यों का बहुमत होगा उसके आधार पर यहाँ पर डिसीजन हो पाएगा। तो बैठक में उपस्थित और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर यहाँ फाइनल डिसीजन होगा किसी भी निर्णय पर। तो 31/3/2016 को ये बताया गया है, संशोधन हुआ है, तो ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना। नेक्स्ट है कि जैसे अध्यक्ष है अगर कहीं पर मत बराबर हो जाते हैं, कोई मुद्दा आया कि भाई ये काम करना चाहिए क्या यहाँ पर, और कुछ 5 सदस्यों ने बोल दिया कि सर यहाँ पर ये काम होना चाहिए, 5 सदस्य कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, अब दोनों वोट बराबर हो गए, तो यहाँ पर इस केस में अध्यक्ष केवल मतों के बराबर होने पर ही यहाँ पर मत दे सकता है। तो अध्यक्ष कब देगा? सिर्फ मतों के बराबर होने पर ही मत दे सकता है। ठीक है, तो डिसीजन उस केस में ही अध्यक्ष दे सकता है, अपना मत दे सकता है जब उसको लगे कि यार यहाँ पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में ही बराबर बराबर मत हो गए, फैसला टाई होने वाला है, तो उस केस में अध्यक्ष साहब एक्शन में मोड में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 10 की कि मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग। तो ये किस तरह से मत दिया जाएगा, कोई बैठक होती है तो वहाँ पर मत किस तरह से दिया जाएगा, क्या ढंग रहेगा, उसका क्या तरीका रहेगा, इस बारे में धारा 10 में बताया गया है कि पीठासीन अधिकारी क्या करेगा कि भाई मतदान देना है, पर्टिकुलर कोई भी वहाँ पर प्रस्ताव लेके आया जा रहा है या फिर संकल्प लेके आया जा रहा है, तो वहाँ पर मत के लिए सभी सदस्यों के पक्ष और विपक्ष हेतु हाथ खड़े करने के लिए कहेगा कि भाई आप अपना हाथ खड़ा करो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर सभी सदस्यों को बोलेगा कि यार आप इस जो ये फैसला प्रस्ताव हो रहा है इसके पक्ष में हो क्या, तो वहाँ पे कुछ लोग हाथ खड़ा करेंगे, आप इसके विपक्ष में हो गया फिर कुछ लोग इसके खिलाफ हाथ खड़ा करेंगे, है ना। तो दोनों तीनों चीज़ों को वो काउंट करेगा, उनकी गिनती करेगा कि भाई इस पॉजिटिव में कौन है और नेगेटिव साइड में कौन है ना। और उसकी जो कार्रवाई होगी, कार्रवाई विवरण में उसको लिख लेगा कि भाई ये जो है यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव, इतने लोगों ने यहाँ पर इसके पॉजिटिव साइड में इतने मत दिए हैं, नेगेटिव साइड में इतने मत दिए हैं। तो ये एक तरीका रहेगा मत देने का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 11 की बैठक का कार्यव्रत माइन्यूट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जो भी कार्यव्रत का मतलब क्या होता है, कार्यव्रत का मतलब होता है कि जो जैसे कोई बैठक की चर्चा होती है, कोई सुनवाई होती है, तो जो उसका लिखित विवरण होता है ना उसको कार्यव्रत बोलते हैं। जैसे कोई बैठक हो गई, उसका जो अगर लिखित विवरण रखना हो, विवरण का लिखित में रखना हो तो उसको कार्यव्रत बोलते हैं। तो कार्यव्रत जो होगा वो देवनागरी लिपि में होगा और हिंदी में होगा, मतलब हिंदी में लिखा जाएगा। जो सारा जो विवरण जो लिखा जाएगा किसी भी बैठक का तो देवनागरी लिपि में और हिंदी में लिखा जाएगा, अंग्रेजी नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना।
और 3 दिन के भीतर सारवान तथ्यों के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण में लिखा जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर लिखा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। 3 दिन के अंदर अंदर लिखा जाएगा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी साहब के पर्यवेक्षण में ये लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी साहब करेंगे। जैसे ये फाइनल हो जाएगा, है ना, तो इसके बाद में यहाँ पर साइन कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और यहाँ पर जो भी फैक्ट्स लिखेंगे, जो भी तथ्य लिखेगा, वो कर्तव्य किसका है, ड्यूटी किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ड्यूटी है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद में जैसे मान लो आपने कार्यव्रत लिख दिया, विवरण यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद में उसकी जीरोक्स, उसकी एक प्रति भेजी जाएगी। किस किस को? नगर पालिका के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, निदेशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी, नगर निगम के जो खंड आयुक्त हैं, संभागीय आयुक्त हैं, उनको भेजी जाएगी, कलेक्टर को भेजी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रति किस किस को भेजी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर कोई सलाह सरकार द्वारा जारी निर्देशों, अनुदेशों, आदेशों के प्रतिकूल हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपना दृष्टिकोण अभिलिखित कर राज्य सरकार को भेजेगा। तो अगर यहाँ पर जो कोई सलाह अगर सरकार द्वारा जारी होती है, कोई निर्देश जारी होता है, कोई आदेश जारी होता है और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लगता है कि यार ये प्रतिकूल है, जो भी हमने अभी तक बैठक में जो निर्णय लिया है उसके प्रतिकूल है, तो अब क्या करेगा अधिकारी? अपना दृष्टिकोण, अपना जो उसका व्यू है, उसका जो विचार है, वो अभिलिखित करेगा और राज्य सरकार को भेजेगा, तो ताकि वो वहाँ पर सलाह ले सके, उस पर विचार कर सके। तो बेसिक चीज़ें हैं आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोलने का कतिपय निर्बंधन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बोलने के लिए निर्बंध लगाए गए हैं, उन पर पाबंद किया हुआ है। तो वो धारा 12 में बताया हुआ है कि न्यायालय में लंबित मामलों पर टिप्पणी नहीं होगी। कोई ऐसे मामले हैं जो अगर कोई लंबित मामले चल रहे हैं न्यायालय में, तो उन पर टिप्पणी यहाँ पर नहीं की जाएगी बैठक में। दूसरी बात है कि कोई भी सदस्य वहाँ पर है, उसके खिलाफ व्यक्तिगत कोई अभिकथन नहीं किया जाएगा, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर नहीं की जाएगी किसी भी सदस्य के लिए। या फिर कोई संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, कोई नगर पालिका की कोई कार्यवाही हो गई, उस पर कोई भी संतापकारी टिप्पणी नहीं होगी, कोई भी ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं होगी कि वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं संसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका की बैठक में, उनके खिलाफ कोई ऐसा काम किया जाए, है ना। मान हानि का कारक टिप्पणी यहाँ पर नहीं की जाएगी। नगर पालिका के कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। सदस्य प्रस्ताव पर एक बार से जो सदस्य है वो कोई भी प्रस्ताव है उस पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता। एक बार बोल लिया है, ठीक है, बात काफ़ी है। और अगर वो उत्तर देने का अगर उसका अधिकार है तो ही वो एक से अधिक बार बोल सकता है, अदरवाइज वो एक बार काफ़ी है उसका बोलना, उसके बाद वो ज़्यादा नहीं बोलेगा, एक बार से अधिक नहीं बोलेगा सदस्य। पीठासीन अधिकारी जो है निर्देशों की अवज्ञा करने वाले सदस्यों को बैठक में भाग लेने से रोक सकता है, उनके भाषण को अभिलिखित करने से भी मना कर सकता है। तो जो निर्देशों की अवज्ञा करता है किसी भी बैठक में, उस सदस्य को बैठक में मना कर देगा पीठासीन अधिकारी, और उनके जो भाषण हैं, जो भी उन्होंने बोला है, उसको भी अभिलिखित करना, वो सोचेगा कि यार इनको अभिलिखित नहीं करना है, उसको मना कर सकता है। नेक्स्ट बात है भाषणों की अवधि कितनी होगी। ये पीठासीन अधिकारी के विवेक पर डिपेंड करती है, उसके डिसीजन, उसके व्यू पर डिपेंड करती है कि यार भाषण कितनी देर तक दिए जा सकते हैं। धारा 14 बोलती है कि जब कोई बैठक में विचाराधीन विषय में धनीय हित रखता हो तब की प्रक्रिया। तो ऐसा कोई भी जब कोई बैठक में अगर कोई ऐसा लगता है कि यार कोई व्यक्ति जो है वो खुद को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है, खुद के कारोबार को, धन से रिलेटेड वो हित रख रहा है, खुद के फेवर में वो ऐसे डिसीजन चाहता है, तो उस समय क्या प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो कोई ऐसा प्रस्ताव जो जनता पर साधारण रूप से लागू होने के अतिरिक्त, जब साधारण रूप से अगर कोई लागू हो रहा है प्रस्ताव तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी कारोबार या भागीदार या परिवार के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धनीय हित रखता है। तो ऐसा मान लो कोई ऐसा प्रस्ताव है जो कोई खुद के कारोबार से रिलेटेड या खुद के भागीदार कोई व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, या परिवार के किसी सदस्यों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, तो धन से रिलेटेड वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो उस केस में अध्यक्ष है या कोई सदस्य भाग नहीं लेगा, ना ही मत देगा, ना ही विचार विमर्श करेगा। तो जैसे सदन की कोई बैठक हो रही है और वहाँ पर अगर इस तरह से कोई फ़ायदा हो रहा है, अध्यक्ष को हो रहा है, कोई सदस्य को हो रहा है, तो ना तो वो मत देने का भागी है, ना ही वो विचार विमर्श करने का भागी है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। और अगर पीठासीन अधिकारी है, उसको ये चीज़ें पता लगती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भाग लेने से रोकेगा, पार्टिसिपेट करने से रोकेगा कि भाई बैठक में आप पार्टिसिपेट मत करो, ना ही आप यहाँ पर वोट करोगे, मतदान भी नहीं करोगे यहाँ पर। तो पीठासीन अधिकारी का ये कर्तव्य रहेगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं दिन के कार्य का क्रम क्या रहेगा। ये सामान्यतः कार्य सूची के अनुसार रहेगा। कार्य सूची में सारा बताया जाएगा कि भाई ये दिन भर में ये काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक ये काम करने हैं, तो वो दिन के कार्य का क्रम रहेगा धारा 15 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है धारा 16 में बैठक में किए जाने वाले कार्य। तो बैठक में किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो कार्य होंगे बैठक में, वो कार्य सूची में जो भी अभी तक कार्य सूची में जो भी विषय शामिल किए गए हैं उन पर ही यहाँ पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले तो फोकस रहेगा कि जो हमने कार्य सूची बनाई है उसके अकॉर्डिंग जो जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन पर भी विचार किया जाए, ठीक है। अन्य विषय पर पीठासीन अधिकारी की आज्ञा लेने के बाद ही विचार किया जाएगा। अगर कोई विषय और दूसरा है वो कार्य सूची में शामिल नहीं है तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी से आज्ञा ली जाएगी, ठीक है। पीठासीन अधिकारी की आज्ञा ली जाएगी और उसके बाद ही इस पर डिसीजन किया जाएगा, विचार किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर कोई लोकहित में कोई विषय ऐसा है जो आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, उस केस में बैठक में कोई उपस्थित हैं और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनकी 3/4 बहुमत से पीठासीन अधिकारी उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा कोई विषय है जो लोकहित में ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो उस केस में जो बैठक में उपस्थित जितने भी जो सदस्य हैं और मत देने वाले जो सदस्य संख्या जो है उसका 3/4 से बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, कोई विचार पारित हो जाता है, तो पीठासीन अधिकारी उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोकहित में ऐसा काम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं धारा 17 कि बैठक का निलंबन। बैठक का निलंबन कौन कर सकता है, पीठासीन अधिकारी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी भी तारीख को कर सकता है, ठीक है। तो बैठक को निलंबित करना है तो इसका किसके दायित्व है, पीठासीन अधिकारी की दायित्व है, उसके अधिकारी क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवस्था बनाए रखना। तो बैठक में व्यवस्था कौन बनाए रखता है, पीठासीन अधिकारी व्यवस्थाएं बनाए रखता है और यहाँ पर वो पुलिस की मदद भी ले सकता है, उसकी हेल्प भी ले सकता है पुलिस की, ताकि वहाँ पर वो डेकोरम मेंटेन किया जाए, वहाँ पर माहौल सही बना रहे, वहाँ पे अरेंजमेंट, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही मेंटेन रहें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैठक में विशेषज्ञ को बुलाने की शक्तियाँ। तो यहाँ पर पीठासीन जो अधिकारी है वो सरकार के कोई टेक्निकल तकनीकी कोई विशेषज्ञ है या विधिक विशेषज्ञ है या कोई अन्य विशेषज्ञ है या कोई अन्य स्थानीय अधिकारी है, तो उसको बैठक में उपस्थित होने के लिए, सलाह लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भाई आप बैठक में आओ, आपके हम जो अनुभव है, आपकी विशेषज्ञता जो है, स्पेशलिटी जो है, उसका हम लाभ लेना चाहते हैं, उसका फ़ायदा सभी को मिले। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को ये शक्ति दी हुई है कि वो किसी भी विशेषज्ञों को यहाँ पर बुला सकता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना और किसी भी मामले को कार्यसूची में सम्मिलित करना। तो धारा 20 बोलते हैं कि अगर राज्य सरकार कोई निर्देश दे देती है कि इस तरह से बैठक को आहूत किया जाए, कोई आदेश अलग से निकाल देती है, वो चीज़ें साथ में कोई भी मामला है उसको कार्यसूची में शामिल करना है, तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है नगर पालिका की कार्यवाहियों व अभिलेख की अभिरक्षा, कस्टडी किसके पास रहेगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास में रहेगी। जो भी कार्यवाही हुई है नगर पालिका की या कोई भी अभिलेख है तो किसकी कस्टडी में रहेंगे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कस्टडी में रहेंगे। धारा 21 ये बोलती है। धारा 22 है निरसन और व्यावृत्तियाँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा व्यावृत्तियाँ हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा इसको, व्यावृत्तियाँ। तो निरसन एवं व्यावृत्तियाँ, राजस्थान नगर पालिका जो कार्य संचालन नियम 1974 थे, जब ये 2009 नियम आए हैं तो इसके कारण से जो 1974 में जो नियम थे वो निरसित किए जाते हैं, उनको रिपील किए जाते हैं। अब ये 2009 जो नियम है वो यहाँ पर आगे काम में आएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर था ये सारा, और ये अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पर है जो अभी मैं आपको बताया था, ये यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप रेफ़र कर सकते हैं। तो कैसा समझ आया, अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा आपको वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि यार सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई सजेशंस हैं आप ज़रूर दे सकते हैं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, अर्जुन बैच ज़रूर ज्वाइन कर लें। अर्जुन बैच में मैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे वहाँ पे नोट्स डाल रहा हूँ, साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिल रही हैं। टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें, सिर्फ 100 रुपये यहाँ पर फीस है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।